अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंडिड व्यूज़ विद सबा चौधरी में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और अपने पहले प्रोग्राम से ही हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ उन लोगों से बात करें जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ और मीडिया से तो हो ही हो, मगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी भी हों, ताकि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ में मज़ा आ सके और आपको हमारे प्रोग्राम से बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिल सके। आज अपने पहले प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हम लाइन पर लेने वाले हैं उनका तारुफ कर दिए देती हूँ। डॉक्टर हैं प्रोफेशनली, इसके अलावा मीडिया से उनका ताल्लुक़ है। मॉर्निंग शो में एज ए एंकर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती रही हैं और को होस्ट के तौर पर वो सफ़े अव्वल के कॉमिक प्रोग्राम्स हैं जिसमें इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अरूबा की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरूबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आपसे पहला सवाल जो मैं करना चाहती हूँ वो यही कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट के कोई ख़ास मौक़े मौजूद नहीं हैं। जो 3 मेन मीडियम एंटरटेनमेंट के मौजूद हैं, जो कि हम सबको पता है कि थिएटर, सिनेमा और टीवी है। ना ही हमारे पास कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है, ना ही कोई थीम बेस्ड पार्क्स हैं जहाँ पर फैमिलीज़ जाकर एंजॉय कर सकें। तो एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के 3 ऐसे मीडियम्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। अगर बात करते हैं टीवी की, तो टीवी मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता हुआ गिरता, खड़ा होता, डगमगाता, कभी बाहर के कल्चर्स को अगर मैं नाम ले लूँ स्टार प्लस का, तो स्टार प्लस में सास बहू की स्टोरियों का कल्चर अपना कर हमारा टीवी अपनी वैल्यू खो चुका था। मगर फिर से राइटर्स ने अपनी स्टोरी में जान डाली, हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी की असली कहानियों को छुआ और लोगों को वापस, अपने व्यूअर्स को वापस लेकर आए। अगर बात करें सिनेमा की, तो सिनेमा भी बदहाली का शिकार हो गया था, बिल्कुल ज़वाल पजीर हो गया था, मगर फिर से सिनेमा को रिवाइव किया गया। और अगर मैं आऊँ तीसरे और आखिरी मीडियम की जानिब जो कि है थिएटर, तो ये कहना गलत ना होगा कि थिएटर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि फैमिली एंटरटेनमेंट और म्यारी कॉमेडी की जगह जुगतबाजी और फहश नाच गानों ने ले ली थी। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो सबा अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा आपका ये सवाल आपने उठाया, बिकॉज़ ये सारा कुछ हमने तो ऐसा जितना नहीं देखा जिस ईरा, जिस जनरेशन के हम लोग हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं अपना शो भी करती थी, मॉर्निंग शो, तो मैंने उन लेजेंड्स से बात की, उन तमाम स्टार्स से बात की जो कि हमारे मुल्क में यानी 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न या टीवी आने से पहले के स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं और आज लेजेंडरी हैं। जैसे कि हम कबीर खान साहब की बात करते हैं या वो तमाम लोग, इन सब ने अगर अपना स्टार्ट करियर ये लोगों ने अपना शुरू किया तो वो था थिएटर के साथ। यानी थिएटर एक आर्टिस्ट के लिए जितना बड़ा लर्निंग पॉइंट है, सिर्फ इस वजह से कि देखिए, एक आप फिल्म बनाते हैं, आप 40 दिन में बना रहे हैं, आप 6 महीने में बना रहे हैं, और उसके बाद जब तक वो प्रोसेस होके साल बाद, 2 साल बाद रिलीज़ होगी, ऑडियंस देखेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक डायरेक्टर्स फिल्म बनाई होती है जो कि आपके एतबार से या आपकी एक्टिंग के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो नहीं कर पाती है या आपको उसका रिस्पांस इतना डिलेड मिलता है। इसी तरह थिएटर वो चीज़ है कि जब आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके सामने लाइव ऑडियंस बैठी है, उनका उसी वक्त का रिस्पांस आपको बता देता है कि आपकी एक्टिंग कैसी है, आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स को, अपनी नर्वसनेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, और उनका रिस्पांस। और आपको तब अच्छा लगता है कि हर कैटेगरी, हर जनरेशन का बंदा आपको देखे, समझे और पसंद करे। लेकिन उसके बाद अफसोस ये था कि क्योंकि लोगों के पास हमारे यहाँ इतनी बिजी, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि एंटरटेनमेंट की सोर्सेज बड़ी कम है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट क्या है हमारे लिए? खाने पीने के लिए चले जाएं, कोई रिक्रिएशन पार्क नहीं, कोई थीम पार्क्स नहीं, कुछ भी नहीं है। सो एक मीडिया हमारे पास है, किसी भी फॉर्म में हुआ। आज के दौर में जैसे आपने कहा डिजिटल है, टीवी है। सो सिनेमाज़ में, लाहौर में हमारे सिनेमा इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा रूज देखा, बहुत राज किया, लेकिन अफसोस वो डिक्लाइन में कहाँ से आया? जब एक ही ट्रेंड की फिल्में, एक ही की कॉपी पेस्ट बनना शुरू हो गई और उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड गिर गया।
थिएटर में भी यही आता है कि जहाँ इतनी बड़ी बातें हुआ करती थी, आपको लेसन मिलता था जब आप देखते थे, एक एंटरटेनमेंट मिलती थी, मज़ा मिलता था और एट द एंड ऑफ द डे आप कोई ना कोई उससे बात सीख के आते थे। फिर उन्होंने लोगों को हंसाने के लिए चलें, सेल्फ मॉकरी इज़ अ वेरी गुड फॉर्म, आप उसको करें, लेकिन फिर मॉकरी करते करते उन्होंने उसको वल्गैरिटी की साइड पे लेके गए, उसका सहारा लेना शुरू किया। फिर उसको मज़ीद हिट करने के लिए, जैसे आज के दौर में फिल्म्स में आइटम सॉन्ग आ गए हैं, तो वो तो आपके हाथ में, आप वो देखें ही ना, आप उसको फॉरवर्ड कर दें। लेकिन उसके बाद फिर जब स्टेज डांसेस आए, डांसर्स के इस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, चले डांस भी आपका क्लासिकल हो, आपका फोक हो, आप पसंद करें, आप शौक करें, क्योंकि म्यूज़िक कौन पसंद नहीं करता, उसका स्टैंडर्ड इस कदर गिर गया कि फैमिली तो बहुत दूर की बात है, आपस में दो भाई भी हों या फिर आपस में कोई एक फ्रेंड्स भी हों तो वो भी इकट्ठे ना जा सके, एक ख़ास कैटेगरी के लिए रह गया और वो भी बिलो द बेल्ट रहा। सो जाहिर बात है डिक्लाइन तो आना था, लेकिन आखिर कब तक चलता? एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक सर्टेन कैटेगरी है उन लोगों की जो देखते हैं, यानी इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो लोग ऑफकोर्स डिप्राइव्ड हैं इस चीज़ से। जी डॉक्टर अरूबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टाइम ऐसा आ गया था कि थिएटर ने एक ख़ास कैटेगरी को सर्व करना शुरू कर दिया और थिएटर की केटरिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके के लिए रह गई जो कि बिलो द बेल्ट जाके फहाश गुफ्तगू को एंजॉय करता था, और जो कि बिल्कुल कैटेगोरिकल बात है कि फैमिलीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ऐसी एंटरटेनमेंट से महजूज हो सकें। इसी से आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल आपसे करती हूँ कि हमारा जो हमसाय मुल्क है भारत, एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन कॉमेडी होती थी थिएटर पर, और उसी बेहतरीन कॉमेडी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए भारत में बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना नाम बना लिया। सिंपल एक आर्टिस्ट से वो लोग स्टार बन गए। मगर उसके ऑपोजिट अगर दोबारा से नज़र डालें अपने मुल्क पर, तो अब हालात इतने पेचीदा हो चुके हुए हैं, इतने गंभीर हो चुके हुए हैं कि थिएटर का कुछ ऐसा हाल हो गया। और थिएटर के अलावा भी अगर निजी टीवी चैनल्स के अलावा बात करें तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आर्टिस्ट हजरात काविश भी पुट कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं, मगर अपना वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे, अपनी वो पहचान नहीं बना पा रहे जो उनका हक है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबा, ये देखिए कि जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी कि हम लोग, एक होता है जब एक रिकॉर्डेड म्यूज़िक एक ही साउंड पे सुन रहे हैं, लेकिन जब उसके बाद हम उसको लाइव कॉन्सर्ट्स को क्यों इतना पसंद करते हैं कि वो एक और फ्लेवर होता है। इसी तरह हम अनप्लग्ड म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं। उसी में जहाँ हम थिएटर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जो दुनिया भर में एक तो थिएटर परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है, वो यूजुअली हमारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, इसीलिए हम इन्जॉय करते हैं कि हमें उस बात का पता है, नो हाउ है। सो इस चीज़ को दुनिया भर में, ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़बान बोलने वाले या इस खित्ते में पसंद किया जाता है। सो ये चीज़ें वहाँ पर इतनी ज़्यादा थी। पाकिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है, यहाँ पर इतना टैलेंट है, लेकिन अफसोस ये है कि आप किसी के टैलेंट को अपने मुल्क में कब मानते हैं? जब वो हमसाया मुल्क से एक स्टैंप लगा के आ जाता है कि भाई इसने तो वहाँ पर काम किया था, उस इंडस्ट्री में काम किया था जिसको पूरी दुनिया देखती है, जानती है, एटलीस्ट उसका नाम है, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री, किसी भी में हो, फिल्म में, थिएटर में, कुछ भी। और जबकि ये बिल्कुल ठीक बात आपने की कि जिस लेवल की कॉमेडी, जो इंटेलेक्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो आपको हर जगह नहीं मिलता। वो भी हम लोगों को क्यों बुलाते हैं, क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज दे नो कि यहाँ पर एक चीज़ है, एक टैलेंट है जो कि उनमें कमी है, फिर वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल चलें बैरियर की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आते। सो यहाँ प्लेटफॉर्म्स की कमी है। और वो क्यों कमी है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक स्टैंप लग गई है कि ये बिलो द बेल्ट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, लोग आएंगे नहीं, आएंगे तो कोई वल्गैरिटी होगी या फिर किसी न किसी किस्म की फैमिलीज़ के साथ कोई बदतमीज़ी भी हो सकती है। सो ये सारे इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स जब हमारे पास हैं, क्योंकि अपना नाम बनाना, अच्छा नाम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि आप उस नाम को मेंटेन कर सकें उस अच्छी क्वालिटी और कंटेंट के साथ, जो कि आप एक टेम्पररी, एक तुक्का तो लग जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइमलाइट में आते हैं कोई एक गाना गा के, कोई एक परफॉर्मेंस करके, लेकिन अगर वो अब सारी ज़िंदगी उसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर अपना नाम क्रेडिट लेते रहें तो कितना अरसा ले सकते हैं? सो बात यह है कि जब कंटिन्यूस जनरेशन हो कंटेंट की, क्वालिटी कंटेंट की,
तभी बात चलती है। और ये कैसे आ सकता है, जब इसके ऊपर लोग एक्टिवली काम करें, जब उनका रुझान हो। सो ये चीज़ें अब बहुत सी ऐसी यंग जनरेशन है, क्योंकि पहले एक सर्टन क्राइटेरिया कैटेगरी आती थी कि भाई, जब हम नेपोटिज्म नहीं कहूँगी कि अगर कोई फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं तो उन्हीं के बच्चे आगे आ रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार आ रहे हैं, अच्छी वेल ऑफ फैमिली से इस साइड पर सोचा ही नहीं जाता था। वो कहते थे कि अगर प्रोफेशन है तो सिर्फ डॉक्टर होना, वकील होना, इंजीनियर होना, या मुल्क से बाहर चल जाके कोई काम कर लेना। सो अब बहुत सी वैरायटी है, बहुत से अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉपर पढ़ाई करके इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आई थिंक क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग की कमी है, या तो बाहर के ममालिक से ट्रेनिंग लेकर आएँ और फिर आके वापस यहाँ इन्वेस्ट करें। तो जो यहाँ से बाहर जाता है वो यहाँ आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उनको आउटपुट नहीं मिलता। सो ये बहुत कम पेट्रियाटिक और एंथुसियास्टिक लोग हैं जो कि एफर्ट करेंगे तो फिर ही यहाँ आएंगे। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये थिएटर, टीवी और सिनेमा ये ऐसे मीडियम्स हैं कि यहाँ पर एजुकेटेड घरानों के लोग काम करने नहीं आते थे, मगर अब दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। और उसकी एग्जांपल आप हैं, मैं हूँ, कि आप डॉक्टर हैं मगर प्रोफेशनली आप डॉक्टर होने के साथ साथ एज एन एंकर भी अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं। और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ रही हूँ, मगर मैं भी होस्टिंग जो है इसके फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो हम लोग ही एग्ज़ाम्पल है, और हम लोग ही शायद थोड़ा सही मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज लाने में अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अरूबा, और ये बताएं कि थिएटर के बेशुमार आर्टिस्ट ऐसे थे जो कि थिएटर की बदहाली के साथ साथ उनका भी करियर जो था वो बदहाली का शिकार होता जा रहा था, मगर फिर निजी टीवी चैनल्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगियों में मसीहा बनकर आए। और जब कॉमेडी प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव लिया गया तो इन तमाम आर्टिस्ट जिनका करियर बुरी तरह से ख़राब हो चुका था, उन तमाम लोगों के करियर्स को निजी टीवी चैनल्स के कॉमेडी प्रोग्राम्स ने आके संभाला और उनके करियर को एक नई ज़िंदगी बख्शी, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, और उनको शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुँचा दिया कि उन्हें हमारे मुल्क का बच्चा जानने लग गया। वो बच्चा जो थिएटर तो नहीं गया, मगर इन कॉमेडी शोज़ को देखते हुए उन तमाम आर्टिस्ट हजरात जो हैं उन लोगों के साथ वो आशना हो गया। क्या कहेंगी? देखिए, ये अभी जो इसका थोड़ा सा लिंक मेरे पिछले सवाल से ही है कि अव्वल तो ये कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको पॉलिश, उसको ग्रूम करके उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जो कि उनको प्रेजेंट कर सके, कि जब उन्हें वाकई में मौका मिले तो लोगों को दिखा सकें कि वो कितना उनमें जौहर है। सो अगर इस बात की मेरे लिए तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि जिस जगह मैं आजकल काम कर रही हूँ, जिस जगह मैं बैठी हूँ, यानी आफ्ताब साहब की एग्जांपल दूँ कि ये दिहाई, ये सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी पहली दिहाई से उन्होंने काम शुरू किया, हस्बे हाल से शुरू किया। उसमें जितने थिएटर के कमाल के आर्टिस्ट थे जो 80s 70s 90s में काम करते आ रहे थे, जब वो ख़त्म हो गया सब कुछ तो उन्होंने उनको हस्बे हाल से आगे लेकर आए, फिर खबरनाक में चांस दिया। और बेस्ट चीज़ ये है कि क्योंकि वो खुद एक प्रोडक्शन में रहे हैं, उनको सारी फील्ड्स का पता है, सो वो उनको प्रॉपर तरीके से जो प्रेजेंटेबल है, जो फैमिलीज़ देखना चाहती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आज क्या वजह है कि इतने सालों के बाद भी उनका शो हमेशा टॉप पे रहता है, प्रायोरिटी पे रहता है। हर कैटेगरी, हर जनरेशन का बच्चा उसको देखता है, पहचानता है, क्योंकि वो उसमें उस तरह से इंटरेस्ट पैदा करते हैं। किसी किस्म की कभी भी कोई डुअल मीनिंग की बात वो होने नहीं देते हैं कभी, क्योंकि उन लोगों को आदत होती है अगर बात करते करते तो प्रॉपर सेंसरशिप, प्रॉपर फैमिलीज़ को जहन में रखते हुए वो उस बात, चाहे कितना अच्छा मजाक क्यों ना हो, वो उसको नहीं ज़रा सा भी डिट्रैक्ट होने देते, वापस लेकर आते हैं। सो ग्लोबली, अराउंड द ग्लोब, कोई भी ब्लाइंडली आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता है कि आपका बच्चा बैठा अगर ये चैनल देख रहा है, ये शो देख रहा है, तो हमें चैनल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या उसकी सुपरविजन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से कोई बात ख़राब ना हो जाए, कोई जहन में कोई गलत बात ना चली जाए। तो वो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ उस तमाम नॉलेज, उस तमाम एक्सपीरियंस के साथ। सो दिस इज़ वन थिंग, ऐसे लोगों की कमी है यहाँ पर जिनके अंदर, जो आप ज़रूरी नहीं है कि आप खुद एक परफॉर्मर हो, आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको दूसरे को देख के, उसके टैलेंट को देख के, उसको पॉलिश करके लोगों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। और आपको इतनी अक्ल समझ होनी चाहिए कि आप छोटे छोटे वल्गर जोक्स का सहारा लिए बगैर कोई अच्छी बात कंटेंट कर सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आफ्ताब इकबाल साहब का शो है, उनकी बात है। और एक शो नहीं है, कितने प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट तरह के शो कर रहे हैं, और हर तरह के शो में एक यूनिक बात है और बेहतरीन बात है, और उसमें उसके साथ साथ तनकीद तो है ही, मज़ा भी है और मैसेज भी होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नीडेड।
जी, डॉक्टर रूबा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आफ्ताब साहब हैं पायनियर रहे हैं कॉमेडी प्रोग्राम्स के। निजी चैनल्स पर इन प्रोग्राम्स का ट्रेंड ही उन्होंने शुरू किया था। वो पायनियर माने जाते हैं इन कॉमेडी प्रोग्राम्स के, और ये भी बिल्कुल हकीकत है क्योंकि हम भी देखते रहे हैं, फैमिलीज़ देखती हैं, और वाकई में ऐसी कोई बेहुदा बात जो है इन प्रोग्राम्स में नहीं होती कि बच्चों को मना किया जाए प्रोग्राम देखने से, या बड़े प्रोग्राम देखते हुए जो हैं वो नज़रें चुराने लगें या चैनल बदल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जिसका ताल्लुक़ मेरे पिछले तमाम सवालों से है कि हम ये बात तो जान चुके हैं फॉर श्योर कि थिएटर जो है वो बुरी तरीके से नाकाम हो गया, बदहाली का शिकार हो गया, जवाल का शिकार हो गया, मगर वजूहात क्या रही उसके पीछे, इसके बारे में क्या कहेंगी कि उसका डिक्लाइन और उसका जवाल क्यों हुआ? सबा, आई थिंक जो हम पूरी बात इस इंटरव्यू में की है वही जाती है, सारी बातें इसकी वजह में जाती हैं, बहुत सारे स्टेप्स आए, लेकिन इस सब के साथ जहां लोगों ने मेहनत और एफर्ट करना छोड़ दी अच्छे कंटेंट और क्वालिटी के ऊपर, ताकि इजी गो है भाई, लोग आ जाएंगे म्यूज़िक सुनने के लिए, फिर उसको डांस बनाने के लिए, फिर उसको फहश तरीके से या वल्गैरिटी पे लेके जाने के लिए, इसके साथ साथ कसूर हमारे अवाम का भी है, हमारे ऑडियंस का भी है कि जिनको एक अच्छी चीज़ नहीं मिली उन्होंने बग़ैर किसी एहतजाज के स्टेप बैक कर लिया कि भाई ये तो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, हम कहीं और चले जाते हैं। खैर उनका भी कसूर नहीं है, उनको जहाँ अच्छा मिलेगा, लेकिन उनको एफर्ट तो करनी चाहिए थी, जो चीज़ उनको चाहिए उसकी डिमांड करते। और उन लोगों की जिनके लिए आपने एक मखसूस तबके के लिए सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, ऑडियंस, और उसके साथ साथ फिर बनाने वाले, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस इंडस्ट्री में, इस लोगों में शऊर, बाशऊर और एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं। ये आप एक कैटेगरी के लिए बना तो सकते हैं, लेकिन फिर उसका अंजाम वही होगा जो हम आज देख रहे हैं कि आप किसी फैमिली में जाके, किसी बच्चे से जाके कभी थिएटर में जाने का जिक्र करें तो उसके लिए एक एलियन टर्म होगी कि व्हाट इज़ थिएटर, हम क्यों जाएं। ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन हम सब को ज़रूरत है इसको रिवाइव करने के लिए। हम सब जो मीडिया में बैठे हैं, हम सब जो ऑडियंस है, कि आपको जो चीज़ पसंद, क्यों आज के दौर में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चल रहा है, क्योंकि लोगों ने जो अपने टैलेंट है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्होंने अपने आइडियाज़ देना शुरू किए हैं, और जहां अच्छी चीज़ आती है वो सेकंड्स में क्लिक होती है और मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोग अभी भी वो टेस्ट, वो ज़ौक़ रखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। ये हम सब का काम है, हम सब की एफर्ट होनी चाहिए कि हम मिल के अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें और बुरे कंटेंट को जो है ना सिर्फ देखना बंद करें, बल्कि उनके ख़िलाफ़ ज़रूर एक मुहिम करें कि जिसने देखना है वो एक सर्टन कैटेगरी में जाए, लेकिन मैस लेवल पे उसकी डिस्ट्रक्शन ना करे, उसको डिसमेंटल ना किया जाए। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी हम शुरू से थिएटर करते आते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, हम प्लेज किड्स कर रहे होते हैं। हमारी हालांकि इनिशियल ये चल रही होती है ट्रेनिंग, लेकिन आगे आके इसका कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए हम लोग कभी इसको परस्यू नहीं करते, एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते। एक अफसोस की बात है और सोचने की भी बात है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप एज अ व्यूअर और मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन किस तरह इसको हाईलाइट कर सकती हूँ, और आपकी जो ख्वाहिश है उसको किस तरह लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि लोग वाकई में इस फील्ड में आएँ और इन्वेस्ट करें। बहुत बेहतरीन बात की आपने कि हमें बुरे कंटेंट को ना बोलनी है। बुरे कंटेंट को अगर हम नहीं देखेंगे तो वो बिकेगा नहीं, और जब वो बिकेगा नहीं तो वो बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहला जो एहतजाज है वो हम लोगों को, व्यूअर्स को, जो आप सब हैं देखने वाले, सुनने वाले, हम लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ेगा इस सूरत में कि हम लोग गंदे कंटेंट को, बैड कंटेंट को, नॉन फैमिली कंटेंट को सिंपली नो कह दें और देखें ही ना, ताकि उनकी अप्रिसिएशन ना हो और वो इनकरेज ना हो कि गंदा कंटेंट पैदा किया जा सके और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इतना ईजीली प्रोवाइड किया जा सके। हम अपने इस टॉपिक को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिस पर आज हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस पे बात की जाए, क्योंकि नॉवेल टॉपिक है। किसी ने इस इशू के ऊपर कभी भी बात नहीं की कि थिएटर का डिक्लाइन आखिर हुआ क्यों और उसके पीछे वजूहात क्या थी। मगर अपने अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम किसी ऐसी शख्सियत को शामिल करें जो थिएटर से वाबस्ता रही हों और वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरह से रोशनी डाल सकें। एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फॉर द टाइम बिंग अपनी होस्ट सबा चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।